हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव पे। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दें। और जो हम आधुनिक भारत का जो क्लास लेकर के चल रहे थे, उस क्लास की कड़ी को और आज हम आगे बढ़ाते हैं। 2 लेक्चर हम पहले इसका कर चुके हैं और आज जो हम सब कितने तीसरे क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। आप सबों से रिक्वेस्ट है अपने मित्रों के पास तेजी में इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। तब फिर क्लास, और जो लोग पीछे वाला क्लास नहीं देखे हैं वो जाके पीछे वाला क्लास भी थोड़ा देख लीजिए, ठीक है ना। तो चलते हैं, हम सब आगे करते हैं। और जो 2 क्लास जो है पीछे बेसिक से लेके आए थे, किस प्रकार से यूरोप के जो कंट्री हैं किस प्रकार से भारत आया। और आज जो हम देखेंगे, आज हम क्या देखेंगे भाई, बंगाल पे ब्रिटिश सरकार का अधिकार। बंगाल पे किसका अधिकार, तो ब्रिटिश सरकार किस प्रकार से अधिकार करता है। तो फिर एक सेकेंड और आपको बता देते हैं, भारत के समय, ठीक है ना, उस समय भारत जो बंगाल हुआ करता था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और छोटा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये सभी बंगाल प्रांत हुआ करता था, ठीक है ना। इतने बड़े क्षेत्र था किसका, बंगाल बिहार के नाम से जाना जाता था। तो भाई उस टाइम पूरी चीज खनिज के मामले में ले ले, चाहे जितनी भी जरूरत का सामान है, बहुत ज्यादा बेस्ट जगह था क्या, बंगाल। अब उसके देखिए, अंग्रेज का बस एक ही दिमाग था, ठीक है ना, कि जहां पर कमजोर रहेगा, जहां पर उसको जीतने का अधिकार रहेगा, उसी से जाके लड़ेगा। तुम सब भी देखता होगा गांव में या कहीं भी, तुम सब अपने मित्रों में देखता होगा, क्या देखता होगा जी, जैसे कि कोई भी लड़ाई करेगा तो अपने से कमजोर से लड़ाई करेगा, क्योंकि पता है कमजोर से अगर जो नहीं लड़ेंगे, कहीं बरियार से लड़ेंगे तो हमें को फेंटिया देगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हैं, वह अब क्या करेगा, धीरे धीरे वह दिमाग लगाएगा कि किधर ज़्यादा कमजोर है और वहाँ पर वह वार करेगा, ठीक है ना। तो एक बात और बता देते हैं, अभी यहीं पर क्लियर कर देते हैं। बात ऐसा है कि जब तक औरंगजेब जीवित है, किसी का मजाल नहीं है कि कोई टीटा भी कर सके, क्योंकि औरंगजेब भी बहुत ही क्रूर शासक था, ठीक है ना। इसके चलते सभी लोग एकदम डर थे और सब लोग एक ही चीज का इंतजार कर रहे थे कि औरंगजेब की मृत्यु आखिर कब होता है, ठीक है ना। और वह डेट आ गया, और वह डेट जो था 1707 ईस्वी, और 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। क्या हुआ भाई, 1707 ईस्वी में औरंगजेब मर गया। और मरने के बाद बंगाल का जो नवाब है, तो देखिए एक बात बताते हैं, जब तक औरंगजेब जीवित थे सब लोग तो सम्मित है, लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो गया 1707 ईस्वी में, सभी कुछ लोग क्या है जी, स्वतंत्र होना शुरू कर दिया। और यहां पर बंगाल के जो नवाब थे उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। और मुर्शिद कुली खां जैसा ही औरंगजेब मरता है, बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर देता है। क्या कर देता है भाई, स्वतंत्र घोषित कर देता है। अब इसी की चर्चा अब यहां पर हम आपको और समझाना चाहते हैं। और मुर्शिद कुली खां पहले क्या भाई, पहले वहां की राजधानी हुआ करता था ढाका। अब इसने जब मुर्शिद कुली खां बंगाल का नवाब बना, तो उसने क्या किया, राजधानी को ढाका से कहां लेकर के चला आया, मुर्शिदाबाद लाके शिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। बात को फिर से समझिए, यहां पर क्या हो जाए, किस प्रकार से अधिकार हुआ। तो यहां पर देखिए, बिहार, बंगाल और झारखंड सब के किसके अंदर आता था, बंगाल के ही अंदर आता था। जैसा ही औरंगजेब मर गया, और औरंगजेब ने क्या किया भाई, मर गया, तो मरने के बाद जो शासक बनता है, जिसका नाम कौन है जी, मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां वहां का शासक बन गया, बंगाल को स्वतंत्र अपने आप को साबित कर लिया कि हम क्या है जी, अब स्वतंत्र शासक हो गए। और यही मुर्शिद कुली खां, देखिए यही मुर्शिद कुली खां ने शासक काल में, इसका शासन काल पूछेगा तो याद रखिएगा 1707 से लेकर के 1727 ईस्वी तक कौन जी तक शासन किया, मुर्शिद कुली खां ने क्या किया, पहले राजधानी बंगाल की हुआ करता था ढाका, और इस ढाका की राजधानी बदलकर कहां कर दी, इसकी राजधानी मुर्शिदाबाद कर दिया। क्या कर दिया भाई, मुर्शिदाबाद कर दिया। यहां तक तो कोई दिक्कत
दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम देखें क्या, जैसे ही औरंगजेब मरा, औरंगजेब जब मरा तो उसने बंगाल को स्वतंत्र किसने किया, उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। और जब बंगाल स्वतंत्र हो गया, जब बंगाल स्वतंत्र हो गया तो पहले औरंगजेब के समय बंगाल की राजधानी हुआ करती थी ढाका, लेकिन जैसे ही ये गद्दी पे बैठा, ये बंगाल को स्वतंत्र किया, इसने अपनी राजधानी कहाँ बना लिया बाबू, मुर्शिदाबाद। तुमसे क्वेश्चन आ सकता है मुर्शिदाबाद राजधानी किसने बनाया, तो याद रखिएगा उसका नाम था मुर्शिद कुली खां। ठीक है ना जी। अब देखिए मुर्शिद कुली खां के मरने के बाद, मुर्शिद कुली खां के मरने के बाद बंगाल का अगला नवाब जिसका नाम था शुजाउद्दीन, क्या नाम था बाबू, शुजाउद्दीन। ठीक है ना। और इसका शासन कब से कब, तो 1727 लेकर के 1739 तक। अब देखिए यहाँ शुजाउद्दीन के बाद अगला नवाब जो बनता है उसका नाम रहता है सरफराज खां। क्या नाम रहता है बाबू, सरफराज खां। और सरफराज खां गद्दी पे बैठा। अब जब सरफराज खान का एक सेनापति रहता है जिसका नाम है अलीवर्दी। क्या नाम है बाबू, अलीवर्दी। अब यहीं से आपका कहानी में स्टार्ट होने वाला है। ये सब नाम याद भी नहीं रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा ये बात को एकदम याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा जी, औरंगजेब के मरने के बाद, औरंगजेब के मरने के बाद बंगाल का नवाब, बंगाल को स्वतंत्र किसने किया, तो बंगाल को स्वतंत्र किया कौन, मुर्शिद कुली खां ने स्वतंत्र किया और इसने राजधानी मुर्शिदाबाद को बसा लिया। इसके बाद इसका एक शासक जो बना उसका नाम था शुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज खां। लेकिन सरफराज खां का ही एक सेनापति है जिसका नाम है अलीवर्दी खां। अब एक बात और बताते हैं, अलीवर्दी खां, यह देखिए सरफराज खां के मरने के बाद बंगाल का नवाब जो बन गया उसका नाम था अलवर्दी खां। अलवर्दी खां क्या करता है, यहां पर एक बात और समझिए, जब तक अलवर्दी खां जीवित है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना भाई। और अलवर्दी खां जब तक जीवित है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इसने एक बात कह डाला, किसने, अलवर्दी खां ने एक बात कहा कि मधुमक्खी, अंग्रेज जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो है, ब्रिटिश के लोग जो हैं, वह क्या है, एक किसके तुलना किया, तो बताया कि जो ब्रिटिश के लोग हैं वह एक मधुमक्खी की छत्ते की तरह है। किसके तरह है बाबू, मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। ठीक है ना। एक मिनट, अब वो मधुमक्खी की छत्ते की तुलना किया है किसका, तुमसे पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को मधुमक्खी के छत्ते से तुलना किसने किया, तो मधुमक्खी की छत्ते की तुलना किसने किया बाबू, तो अलवर्दी खां ने किया। एक बात और आपको यहीं पर क्लियर कर देते हैं, अलवर्दी खां यह कहा कि अगर जो तुम क्या करते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी से मिलकर रहते हो, ब्रिटिश अंग्रेज से मिलकर रहते हो, तो वह तुम्हें क्या देगा, मद देगा। अगर जो तुम उस छत्ता को उजाड़ोगे या मतलब छत्ते को टच करोगे तो वह तुम्हें काट भी सकता है। ठीक है ना, बात आप सब समझ गए। लेकिन जब तक ये अलीवर्दी खां जीवित है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही अलीवर्दी खां मरेगा तब क्या हो जाएगा भाई, बंगाल के लिए संकट की घड़ी आ जाएगी। बंगाल के लिए क्या हो जाएगा भाई, संकट की घड़ी आ जाएगी। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि अलीवर्दी खां को कोई बेटा नहीं रहता है। क्या है बाबू, कोई बेटा नहीं रहता है। इनकी 3 बेटी है, जिसमें सबसे पहला बेटी का नाम है अमीना बेगम, दूसरा का नाम है घसीटी बेगम और तीसरा का नाम है मायमुना बेगम। ठीक है ना जी। एक बात और बता देते हैं, यह अपने बेटियों को तीनों जगह बढ़िया जगह शिफ्ट कर दिया। अमीना बेगम का विवाह करवा दिया पटना में, ठीक है ना जी, और घसीटी बेगम का शादी करवा दिया कहाँ, नासिर जंग से, कहाँ, ढाका में, और मायूमना बेगम का शादी हो गया कहाँ, पूर्णिया में। ठीक है ना। एक बात और बता देते हैं, इसी का एक सेनापति रहता है, अलीवर्दी खां का ही एक सेनापति रहता है जिसका नाम है मीर जाफर। क्या है बाबू, मीर जाफर। आपको ये बात पता होगा, ठीक है ना, आपको ये बात पता होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इतिहास के पन्नों में इसका नाम एक गद्दार के साथ इसको जोड़ा गया है। किसको, तो यह मीर जाफर को। ठीक है ना बाबू, किसको, तो मीर जाफर को। तो यहां पर क्या होता है, जब तक जीवित है अलीवर्दी तब तक तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही अलीवर्दी मरता है तो भाई एक
कारण एक सवाल पद क्या आता है कि आखिर अब बंगाल का नवाब कौन बनेगा। तो भाई जैसे ही उस छोटी बेटी को यह सबसे ज्यादा मानता है भाई, कौन, तो अलीवर्दी। तो अलीवर्दी क्या किया, अलीवर्दी अपने एक नाती है जिसका नाम है शुजाउद्दौला। क्या भाई, शुजाउद्दौला। अब शुजाउद्दौला को कहा कि हम नाती इसको, मतलब इसको मेरे मरने के बाद उत्तराधिकारी बैठेगा। जब उत्तराधिकारी बैठने की बातें आई तो दो जो है, एक का नाम है घसीटी बेगम और दूसरा का नाम है मयमना बेगम। ये दोनों को दुख होने लगा कि आखिर भाई मेरे को तो कोई फायदा नहीं हुआ, इसीलिए ये दोनों अब जाएगा कहां, अंग्रेज के पास मिलने जाएगा और कहेगा कि बस एक बार मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरे को बंगाल का नवाब बना दीजिए, तो हम आपको क्या करेंगे, बहुत ज्यादा छूट दे देंगे। तो भाई यहां पर एक बात समझिए, यहां हम समझ लिए, तुमसे पूछेगा मधुमक्खी का, सॉरी अंग्रेजों को मधुमक्खी के छत्ते से तुलना किसने किया, तो यहां पर हो जाएगा कौन, तो मधुमक्खी से जो छत्ते का तुलना किया इसका नाम है अलीवर्दी खां। ठीक है ना। इसकी कितनी बेटियां, तो इनकी 3 बेटियां, एक का नाम है अमीना बेगम, दूसरा का नाम घसीटी बेगम और तीसरा का नाम मयमुना बेगम। ठीक है ना। और तीसरी बेटी का शादी होता है शौकत जंग से, ढाका वाले को। ठीक है, ये तो कहानी की बात है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए अलीवर्दी का एक सेनापति था, यह भी देख लिए। सेनापति का नाम क्या है जी, सेनापति का नाम है मीर जाफर। सेनापति का नाम क्या है भाई, मीर जाफर। अब देखिए यहां पर कुछ और कहानी हम सब समझते हैं। ठीक है ना। यहां पर हम कुछ और कहानी समझते हैं। क्या कहानी समझते हैं वो समझिए। एक से एक नाती जो था जिसका नाम था शुजाउद्दौला। देखो भाई सपोर्टेड 3 बहनियां हैं। ठीक है ना जी, 3 बहनियां हैं और 3 बहनियां में क्या हुआ, जैसे सपोर्टेड 3 लड़की है, एक पिता की 3 लड़की है, उसको कोई बेटा नहीं है। लेकिन अब शादी होने के बाद सभी का शादी हो गया और जब मर जाता है बाप तो भाई बेटी, मतलब तीनों का अधिकार होता है उस क्षेत्र पे, लेकिन एक कब्जा कर लेगा तो 2 तो सोचेगा ना कि आखिर हम किसके पास जाएं कि इसको क्या करे, सरिया दे और मेरा काम भी निकल जाए, होगा ना। हाँ, तो भाई ये दोनों आखिर अब कहां जाएगी, तो भाई कहां जाने के बाद आपको बताए थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग या पुर्तगाल के लोग, सभी लोग क्या कर रहा था, अपना अपना व्यापारिक कोठी बनाया हुआ था। तो भाई व्यापारिक कोठी में कुछ सेना को भी रख रहा था। तो भाई इसके पास इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र, मतलब कोठी भी बड़ा हो गया था और कुछ सेना भी इसके पास एकत्रित हो गया था। मतलब कुछ सेना भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया, जिसमें ये दोनों, किसमें बाबू, ये बहनियां और ये बहनियां, 2 बहनियां गई कहां, अंग्रेज के पास और कहा कि बस एक बार मेरे बात क्या करो, मेरे साथ एक बार तुम हेल्प करो। तो क्या करेंगे, बंगाल में जो तुम टैक्स वगैरह देते हो यह तुमसे नहीं लिया जाएगा। तो अंग्रेज जब ऐसा कहा कि भाई चलो सही बोल रही है, तो उसने कुछ ना किया। उसने क्या किया, ये बात पता चल गया किसको, सिराजुद्दौला को। क्या पता चल गया, सिराजुद्दौला को क्या पता चल गया भाई कि मेरे मौसी को, मतलब मेरा दुश्मन को, जब मौसी रहती तो देना चाहिए था, उसको दुश्मन समझ ली। और भाई मेरे दुश्मन के साथ मिल रहा है कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, और हम यहाँ के नवाब हैं, मेरा विरोध में जा रहा है। तो भाई उस पर क्या करना है, अटैक करना है, जिससे इसको बहुत ज्यादा दुख होता है। अब यहाँ पर क्या करेगा, यह आक्रमण कर देगा फोर्ट विलियम किला पे, और फोर्ट विलियम किला को घेराबंदी कर एक छोटे से कमरा में किसको, अंग्रेज को मुर्गियों की तरह पैक कर देगा। कौन भाई, तो सिराजुद्दौला। गरम खून का है जी, नौजवान लड़का है, एकदम तहस नहस कर दिया। चलते हैं इसको पीडीएफ के समझते हुए चलते हैं। सिराजुद्दौला का शासनकाल देख लीजिएगा 56 से लेकर 57 तक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है जी इनकी माता जो हो गया अमीना बेगम, और इनके नाना जो हैं अलीवर्दी के मरने के बाद बंगाल का राजा बना कौन,
सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला का सेनापति कौन है जी? मीर जाफर। एक बात और समझ लीजिए, अलीवर्दी खां का ही एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, और मीर जाफर ने ही इसको किसको? सिराजुद्दौला को गद्दी पे बैठाया था। यह भी बात याद रखिएगा। अब देखिए एक घटना है, एक घटना को याद रखिएगा। 20 जून 1756 ईस्वी, 20 जून 1756 ईस्वी एक घटना हुआ जिसे हम किस नाम से जानते हैं? ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। ब्लैक होल क्या है बाबू, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ब्लैक होल क्या है ना, कि मतलब जैसे यहां पर आइए हमको समझाने का कोशिश करते हैं। यहां पर एक किला है, ठीक है ना जी, इस किला को घेर लिया, इस किला को घेर लिया, और किला को घेरने के बाद यह किला है, और किला के घेरने के बाद जैसे सपोर्टेड 14/6 कितना का कमरा है जी? 14/6 का कमरा है। उसमें क्या किया, जितने भी कुछ अंग्रेज पकड़ाए, कुछ लोग तो फोर्ट विलियम किला तक भाग गया, और जब कुछ लोग पकड़ा गए लगभग 148 व्यक्ति को इसने क्या किया, एक छोटे से कमरे में पैक कर दिया। और जब खोला गया तो उसमें मात्र 23 की 24 व्यक्ति ही बचा, और जो एक बचा, उसमें एक व्यक्ति भी बचा जिसका नाम था हॉलवेल। क्या नाम है बाबू? हॉलवेल। और हॉलवेल से पूछा गया क्या कैसा रहा, तो बोला कि मत पूछो, बहुत बेकार था। अब समझ ही रहे हो जी, छोटा सा एक कमरा है, उस कमरा में 148 व्यक्ति को पैक कर देगा तो क्या हाल होगा। हाल एकदम कैसा है भाई? बेहाल है, मत पूछो। और तुमसे यह पूछ सकता है ब्लैक होल की घटना, तो ब्लैक होल की घटना छोटका कब हुआ? तो यहां पर हम बताए थे 20 जून 1756 ईस्वी में। जब 20 जून 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना कितना भाई? 14/8 के कमरे में 146 लोग को पैक कर दिया। कितने लोग को बाबू? 146 लोग को जब पैक कर दिया, और सुबह जब खोला तो मात्र उसमें जीवित कितना निकला? तो मात्र जीवित निकला 23 व्यक्ति जीवित निकला। बाकी लोग क्या हो गए? पार हो गए। और जब पार हो गए ना, तो उसमें 23 व्यक्ति में एक व्यक्ति जो था, 23 व्यक्ति में एक व्यक्ति जो था उसका नाम था क्या छोटका? हॉलवेल। क्या नाम था बाबू? हॉलवेल, ठीक है ना जी। और हॉलवेल से पूछा गया क्या बात है भाई? तो बोला मत पूछो, हाल एकदम कैसा है भाई? बेहाल है। तो हॉलवेल, ठीक है ना जी, ब्लैक होल के बारे में, घटना के बारे में बताया, ठीक है ना। तो अब यहां तक बात को समझ गए, चलते हैं आगे की ओर। यहां पर एक बात देखिए, इस घटना के बाद अंग्रेज वहां से बैठे हुए बोला कि तुम चले आओ। हॉलवेल को बुला लिया गया। हॉलवे को किस लिए बुलाया? कि बोला भाई भारत में तुम हो, और इतना कमजोर को भारत में हमको रखने का जरूरत नहीं है। और हॉलवेल को बुला करके एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम है बाबू लॉर्ड क्लाइव। क्या है बाबू? लॉर्ड क्लाइव। अब लॉर्ड क्लाइव आता है और कहता है भाई किसके पास? सिराजुद्दौला के पास आता है, और क्या करता है? एक संधि करता है, एक बैठक करता है, और उस बैठक में बताता है हे महाराज जो हुआ से हुआ, अब हमको क्या करो? माफ कर दो, ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होगा। कौन कह रहा है जी? तो लॉर्ड क्लाइव कह रहा है। किससे कह रहा है? सिराजुद्दौला से कहता है कि हम अब ऐसी गलतियां नहीं होगी, बस एक बार हमको मौका दे दे, अब दोबारा हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सिराजुद्दौला को भी अंग्रेज से फायदा था। क्या फायदा था भाई? उससे जैसे कि कोई भी चीज देता था तो सामान बिक रहा था, तो विदेशी ले जाकर तब तो पैसा आएगा ना। तो सिराजुद्दौला भी मान गया, ठीक है ना भाई। और यहां पर कौन सा संधि हुआ? तो ध्यान रखिएगा, अलीनगर की संधि। कौन सी संधि हुआ? अलीनगर की संधि। और जब अलीनगर की संधि हुआ तो अंग्रेज क्या किया? फिर से वह क्षेत्र दे दिया गया। जब बंगाल में फिर से वह राज करना शुरू कर दिया, व्यापार करना शुरू कर दिया, तो लॉर्ड क्लाइव के मन में दिमाग आया, मन में एक बात आया कि आखिर हम इसको कैसे गिरा सकते हैं, क्योंकि औरंगजेब तब तक तो ठीक था। अब भाई यहां भारत में जितने भी राजा बन रहे हैं सब वीर ही है, तो भाई हम यहां पर झक मारने के लिए आए हैं?
कुछ तो हमको करना होगा। और यहाँ पर क्या करना सोचा कि बोला भाई अपने के बीच में एक शासन, तुम कहानी सुना होगा, फूट डालो और राज करो। और यही नीति को अपनाएगा कौन? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव क्या कहता है, देखता है कि आखिर इसको, इस जो गठन है, संघ है, इस संघ को आखिर तोड़ा कैसे जाए। तो बोला कि किसी एक व्यक्ति को उसके अंदर वाले को बुलाओ। और उसमें एक व्यक्ति था, आपको बताए थे, इसका मंत्री, जिस मंत्री का नाम था मीर जाफर, ठीक है ना जी। और मीर जाफर को बुलाया, मीर जाफर को बुलाया, कहा कि भाई असली नवाब तो बंगाल के तुम लग रहे हो। असली नवाब बंगाल के कौन लग रहा है जी? तुम लग रहे हो। सिराजुद्दौला को तो भाई लूर कुछ तो है ही नहीं। असली अगर जो नवाब जो हो तुम हो। अब बताओ भाई, किसी व्यक्ति को कह रहा है कि तुमको हम बंगाल का नवाब बना दें तो कैसा रहेगा? या तुम्ही को भी बोल दिया जाए कि बिहार के मुख्यमंत्री तोरे बना दिया जाए, तो समझ ही रहो ना जी, रात भर नींद नहीं आएगा। और यह कह रहा है, इधर अंग्रेज कह रहा है कि बंगाल के नवाब तुम ही हो, तुम ही लायक सही हो। उसको लूर नहीं है। किसको? सिराजुद्दौला को। अगला असली नवाब अगर जो लग रहा है तुम्हारे चेहरे से, तो तुम ही लग रहे हो। तुम ऐसा करो, तुम बस एक बार मेरा साथ दे दो, तुम बस एक बार मेरा साथ दे दो, अगला नवाब हम तुमको बना देंगे। बोला ठीक है भाई। उसको तखने तो बोला कि भाई हमको ठीक नहीं लग रहा है। बोला कि ठीक है, तुम अभी जाओ, तुम रात में सोच समझ के हमको बताना। अब भाई उसको नींद नहीं आ रहा है, रात में बोल रहा है कि काश बंगाल का नवाब बन जाएंगे तो मजा ही आ जाएगा। और यह क्या कर देता है चुटका, यह सिराजुद्दौला क्या करता है, अंग्रेजों से मिल जाता है। क्या करता है जी? अंग्रेजों के बीच मिल जाता है। जिसमें क्या होता है, जिसमें फिर से एक युद्ध होने वाला है, जिस युद्ध का नाम है प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध है जी? प्लासी का युद्ध। देखिए भाई, यह युद्ध नहीं है, यह युद्ध नहीं है, यह एक कैसा है भाई? तो यह एक षड्यंत्र है। क्या है छोटका? यह एक षड्यंत्र है। किसका? तो षड्यंत्र है किसका छोटका? तो यह यहाँ पर अंग्रेजों का। क्योंकि अंग्रेज क्या कर दिया जी, सिराजुद्दौला से पहले ही, सिराजुद्दौला के सेनापति से पहले ही मिल गया। और मिलने के बाद यह मैच नहीं होने वाला था, यह तो फिक्सिंग मैच था। यहां पर देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी, 1757 ईस्वी, प्लासी को युद्ध 1757। देखिए यहां पर 23 जून 1757 ईस्वी में भागीरथी नदी के किनारे आम के वृक्ष के नीचे यह युद्ध होने वाला है। कौन सा जी? प्लासी का युद्ध। एक साइड से कौन है? तो एक साइड से जो है उनका नाम है क्या? तो एक साइड से जो है उसका नाम है सिराजुद्दौला, और दूसरे साइड से जो है वह है अंग्रेज। और भाई एक अंग्रेज है, दूसरा कौन है जी? सिराजुद्दौला। और जब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ, सिराजुद्दौला का सेना से तो पहले ही से मिला हुआ था, जिसके कारण अंग्रेज ने धोखे से प्लासी युद्ध तो जीत लिया। कुछ बात को समझिए, कुछ बात को समझिए। इनके कुछ लोग अपने थे सिराजुद्दौला का, तब तक को कहानी चल रहा था, ठीक है ना भाई। तब तक तो लग रहा था कि जीत जाएगा, लेकिन इसके कुछ सेनापति जब जिनके अपने थे वो जब मारे गए, तो मीर जाफर आके कहता है, ठीक है ना, किसको आके कहता है जी? तो सिराजुद्दौला को कहता है कि आप क्या कीजिए, अभी फिलहाल यहाँ से चले जाइए, भाग जाइए, क्योंकि अंग्रेज से तो यहीं रहेगा। जब हम जीवित रहेंगे तो दोबारा भी अंग्रेज से हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए, आप चल जाइए पटना। और पटना में क्या है जी? पटना में मेरा एक पुत्र है, जिस पुत्र का नाम है बाबू मीरन के पास जाते ही आप क्या कीजिए, वहीं पर फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए रह जाइए। तो यहां पर बातें को समझ में आ गया। ये सिराजुद्दौला क्या कहता है कि यह सही कह रहा है। कौन सही कह रहा है जी? तो मेरा सेनापति। और वह क्या किया, अपने उसके मीर जाफर के पुत्र मीरन के पास चला गया। क्या किया जी? मीरन के पास चला गया। जब मीरन के पास चला गया तो इधर सिराजुद्दौला पहले ही अपना बेटा को भेज दिया था, कह दिया था कि जा रहा है सिराजुद्दौला, उसको तुम थोड़ा देख लेना। और सिराजुद्दौला की हत्या उसी का बेटा मीरन ने कहां कर दिया? तो पटना में कर दिया। अब सुनिए मेरी बात, जैसा अंग्रेज कहा था,
जैसा अंग्रेज कहा था वैसा ही कर दिया, जैसा अंग्रेज कहा था वैसा ही किया। क्या किया भाई, यह क्या कर दिया, कहा कि अब प्लासी के युद्ध मतलब बंगाल का जो असली नवाब कौन रहेगा, तो मीर जाफर ही रहेगा। क्या घोषणा कर दिया जी, मीर जाफर को क्या कर दिया, बंगाल का नवाब बना दिया। अब भाई मीर जाफर का शासनकाल 1757 से लेकर से 1760 तक। तुमसे यह पूछ सकता है बाबू प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध छोटका याद रखना 23 जून 1757 ईस्वी को। अब एक बात और आपको हम बता देते हैं, इसका सेनापति मिल चुका था मीर जाफर, और मीर जाफर यहां पर क्या हुआ, अंग्रेज की ओर से कौन था प्लासी के युद्ध में, तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज की ओर से था लॉर्ड क्लाइव। कौन बाबू, लॉर्ड क्लाइव। अब देखिए यहां पर कुछ बातें होती है, वो हम बातें को आपको बताने का कोशिश करेंगे। यहां पर हुआ क्या, यहां पर हुआ क्या, हुआ ऐसा कि जैसे सपोर्टेड ये क्षेत्र था, जैसे सपोर्टेड ये क्षेत्र था, इस क्षेत्र में क्या क्षेत्र में बाबू, यह क्षेत्र में बना दिया बंगाल का नवाब किसे, तो बंगाल का नवाब बना दिया मीर जाफर को। किसको बना दिया, मीर जाफर को नवाब बना दिया। और जब मीर जाफर को नवाब बना दिया तो यहां पर क्या होता है, अंग्रेज बहुत ही यहां से खराब स्थिति पर ला दिया। क्या कर दिया बंगाल को, जब जरूरत पड़े तब अंग्रेज किसके पास आ जाए, मीर जाफर के पास, कहे कि तुम क्या करो, एक काम करो, मेरे को जल्दी से टैक्स दो, मेरे को क्या करना है जी, जब कुछ भी जरूरत पड़े तो उसे लेने के लिए पहुंच जाता किसके पास, मीर जाफर के पास। और यह ऐसी स्थिति कर दिया था जिसका बंगाल एक तरह से लूट रहा था, एकदम धर के लूट रहा था, जिसमें मीर जाफर ने कहा, मीर जाफर के पास एक दिमाग आया कि इससे बढ़िया तो नवाब कौन था, तो इससे बढ़िया से जो नवाब था वह कौन थे जी, इसका नवाब जो था वह सिराजुद्दौला था। हम तो गलती कर दिए, अब भाई जब गलती कर दिया तो भुगतेगा कौन, तो बात अब फिर से यहां पर समझिए, मीर जाफर ने कहा कि मेरा बेटा से अब कुछ नहीं हो सकता है, अगर जो कोई कुछ करेगा तो कौन करेगा, मेरा दामाद करेगा। और उसी का एक दामाद रहता है जिसका नाम है मीर कासिम। क्या नाम है बाबू, मीर कासिम। देखिए एक बात और बता देते हैं, फिर भी हम पहले क्लास में भी हम बोले थे कि अगर जो किन्हीं को जरूरत लगेगा तो वह क्या कर सकते हैं, एक काम कीजिएगा, अगर जो लगेगा कि पीडीएफ भेजना है तो पीडीएफ हम ग्रुप में टेलीग्राम पे डलवा देंगे, आपको कमेंट में बताइएगा। और जब हम कहानी को बता रहे हैं तो बस कहानी को बढ़िया से समझते हुए आप चीजें को सीखते हुए चलिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। इसको याद करने की हमको नहीं लगता आवश्यकता है, इसको जितना से जितना आप इसको बढ़िया से बस समझते हुए चलिए वो ज्यादा बेस्ट है। तो यहां पर क्या किया, मीर जाफर का ही एक सेनापति रहता है, मीर जाफर का एक कौन है जी, दामाद है। और दामाद को क्या किया, अगला नवाब बना दिया बंगाल का। और दामाद कुछ नहीं किया, ये मुर्शिदाबाद से राजधानी ले आया, कहाँ, तो यह बिहार के मुंगेर में राजधानी ले आया। और बिहार के मुंगेर में जब राजधानी लाया तो इसने क्या किया, सबसे पहला एक दूगो कारखाना खुलवाया, जिस कारखाना में क्या चीज का कारखाना, तो बंदूक और गोला बारूद गोला का कारखाना बनाया। और ये बात तुमको अभी भी पता है कि बिहार में अगर जो सबसे ज्यादा बारूद या बंदूक कहाँ मिलता है, तो कहाँ भाई, मुंगेर में मिलता है। ये बात अभी भी आपको पता ही होगी। तो यहां पर राजधानी किसने लाया, तो याद रखिएगा मीर कासिम ने क्या किया भाई, राजधानी कहां शिफ्ट कर दिया, तो मुर्शिदाबाद से बिहार कहां ले आया जी, बिहार में कहां, तो मुंगेर में। तो मुंगेर राजधानी लाने वाला कौन है जी, तो वह हो जाएगा मीर कासिम। और मीर कासिम जो है मीर जाफर का दामाद था, इसने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर दिया। क्या कर दिया भाई, मुंगेर कर दिया। मुंगेर में बंदूक, ठीक है ना जी, बारूद, बंदूक और कट्टा के कारखाने मीर कासिम के द्वारा ही बनाया गया। बनाया किस लिए गया भाई, तो बनाया इसलिए गया कि
कि आगे हमको अंग्रेज से तो लड़ना ही है, आगे हमको अंग्रेज से लड़ना ही है। इसलिए इसने क्या कर दिया, मुंगेर में क्या किया भाई, कारखाना खुलवा दिया। अब बात को समझिए, जब अंग्रेज इससे पूछे, अंग्रेज मीर कासिम से पूछे आखिर क्या जरूरत पड़ गई तुमको जो तुम कारखाना खुलवा रहे हो, क्या चीज का जी, बंदूक और गोले का। तो मीर कासिम कहता है कुछ नहीं सरदार, यह आप ही के लिए है, टेंशन मत लीजिए, जब आपको जरूरत होगा तो आप हमसे मांग सकते हैं। लेकिन अंग्रेज को लग रहा था कि यह कुछ गलत कर रहा है, इसीलिए उसने क्या किया, मीर जाफर को बुलाया, पुनः मीर जाफर को बुलाया और कहा कि छोड़ो छोड़ो, मीर कासिम असली नवाब नहीं है, मीर कासिम असली नवाब नहीं है। अब कौन रहेगा जी असली नवाब जो रहेगा, वह कौन रहेगा, तो मीर जाफर को बुलाया और कहा बंगाल का असली नवाब अगर जो कोई रहेगा तो बस एक ही व्यक्ति है, जिस व्यक्ति का नाम क्या है बाबू, जिस व्यक्ति का नाम है मीर जाफर, क्योंकि उसको मीर जाफर से जितना मन चाहे उतना टैक्स ले लेता था, ठीक है ना। तो भाई अब क्या हुआ, मीर कासिम भाग गया। क्या किया, मीर कासिम भाग गया। और मीर कासिम भागा कहां, तो मीर कासिम भागा अवध के नवाब के पास, अवध के नवाब जिसका नाम है शुजाउद्दौला। क्या नाम है जी, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। और शुजाउद्दौला क्या किया, अवध के नवाब हैं, उसके पास पहुंचा कौन, उसके पास पहुंचा मीर कासिम। कौन पहुंचा बाबू, मीर कासिम। अब इनके पास एक और है मुगल बादशाह, मुगल बादशाह जिसका नाम है शाह आलम। क्या नाम है बाबू, शाह आलम। अब भाई एक बात और समझिए, यहां पर पहुंचे, कौन पहुंचे, अवध के नवाब। अवध के नवाब का नाम क्या है जी, अवध के नवाब का नाम है शुजाउद्दौला। वहां था सिराजुद्दौला, यहाँ है शुजाउद्दौला, ठीक है ना जी, कंफ्यूज मत होइएगा। बंगाल के नवाब जो थे उनका नाम था सिराजुद्दौला, लेकिन यहाँ पर कौन है, शुजाउद्दौला। और यहाँ पर इनके साथ, शुजाउद्दौला के साथ कौन था जी, मुगल बादशाह कौन, शाह आलम। क्या था जी, मुगल बादशाह शाह आलम। अब मुगल बादशाह शाह आलम को ही वहां के मंत्री बोल रहा है कि दिल्ली तुमको चढ़ने नहीं देंगे, ये खुद भागल है कहां पर, शुजाउद्दौला के पास। मतलब दो व्यक्ति के पास पहुंचा फिर से एक भगोड़ा जिसका नाम है मीर कासिम। और मीर कासिम आके कहता है, क्या कहता है जी, कहता है कि बंगाल में तो हद हो गया, बंगाल में तो हद हो गया, अंग्रेज एकदम बहुत खराब स्थिति किया हुआ है, हमको कुछ करना होगा। और भारत की संयुक्त सेना ये तीनों मिलकर अब क्या करेगा, लड़ेगा एक लड़ाई, किसके साथ, तो अंग्रेज के साथ। क्या करेगा भाई, अंग्रेज के साथ एक लड़ाई लड़ेगा, जिसके युद्ध का नाम है बाबू, क्या चीज, जिसकी युद्ध का नाम है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध है जी, बक्सर का युद्ध। तो यहां पर देखिए हम सब प्लासी का युद्ध देख लिए, अब कौन सा युद्ध देखेंगे, तो बक्सर का युद्ध हम सब देखेंगे। बक्सर का युद्ध हुआ है 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। अंग्रेज की ओर से हेक्टर मुनरो है, याद कीजिए। उधर से प्लासी के युद्ध में जो था उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। क्या भाई, लॉर्ड क्लाइव। लेकिन इधर से बक्सर के युद्ध में अंग्रेज की ओर से जो है जिसका नाम है हेक्टर मुनरो, और दूसरे तरफ कौन है जी, अवध का नवाब, अवध के नवाब जिसका नाम है शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, शाह आलम तथा मीर कासिम। ये तीन संयुक्त सेना भारत की ओर से लड़ रहा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये सभी हार जाते हैं, ये सभी हार जाते हैं। किससे, तो बक्सर युद्ध में अंग्रेज से। और यहां पर यह कन्फर्म हो गया कि अब भारत का अंतिम शासक जो बनने वाला है वह कौन है भाई, तो यहां पर बन गया कौन, अंग्रेज बन गया। एक बात और आपको बताते हैं, 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। अब 1765 ईस्वी में एक संधि होगा, जिस संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि। क्या नाम है, इलाहाबाद की संधि। ये संधि क्या है इसको समझते हैं। संधि में क्या करता है,
1764 में बक्सर के युद्ध, 1764 में बक्सर के युद्ध में जो थे उनका नाम था हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध लड़ा और चला गया, बक्सर का युद्ध लड़ा और चला गया। लेकिन संधि करने के लिए 1765 ईस्वी में जो आया, 1765 में ईस्वी में लॉर्ड क्लाइव फिर से आ जाता भाई। यहां देखो लॉर्ड क्लाइव, ये प्लासी के युद्ध में भी यह देखा गया था। तो इलाहाबाद के संधि भी कर रहा है 1765 ईस्वी में कौन, तो अंग्रेज, मतलब कौन कर रहा है जी, तो लॉर्ड क्लाइव, और इलाहाबाद की संधि किया जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला से, क्या छोटका, शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कारा छीन लिया। बोला कि तुम भाई बोलो, लड़ाई लड़ते हो हमसे जुरफुस में, जो उसका नुकसान हुआ अब कौन देगा, तुम ही से हम लेंगे। और इनके उसके बदले में इलाहाबाद का क्षेत्र और कारा का क्षेत्र किससे छीन लिया, जो शुजाउद्दौला का हुआ करता था वह उससे छीन लिया। क्या किया भाई, शुजाउद्दौला से छीन लिया। अब पकड़ा गया कौन, पकड़ लिया शाह आलम को। क्या कर दिया भाई, शाह आलम को पकड़ लिया और कहा कहिए आलम जी आपका क्या किया जाए, कहिए आलम जी आपका क्या किया जाए। बोला महाराज हमें छोड़ दें। बोला कि नहीं, तुम क्या करो, तुमको हम क्या करते हैं, 26 लाख रुपया, कितना लाख, 26 लाख रुपया वार्षिक व्यय की दर से, कितना दर से, 26 लाख रुपया वार्षिक व्यय की दर से हम तुमको सालाना देंगे। तुम क्या करो, यह मेरे को लिख कर दे दो कि बंगाल में अगर जो कोई टैक्स वसूलेगा तो कौन वसूलेगा, तो वसूलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भाई बोला कि ठीक है। आलम जी मान गए। आलम जी किस लिए माने बाबू, तो वह सोचे कि आखिर अब हम जाएंगे कहाँ, कम से कम मेरे को 26 लाख तो आएगा साल भर में, आएगा ना जी। इसीलिए छोटका यहाँ पर आप बात समझ गए होंगे, समझ गए हो ना। तो यहाँ पर अब बंगाल में क्या होने वाला है, द्वैध शासन लगने वाला है। द्वैध शासन करने का मतलब बंगाल में दो गो शासन करेगा, एक होगा प्रशासनिक, दूसरा होगा दीवानी। प्रशासनिक मतलब क्या होता है, प्रशासनिक मतलब होता है प्रशासन ढंग से देखभाल करने वाला, और दीवानी मतलब जो होता है, दीवानी मतलब जो होता है तो वह पैसा वसूलने वाला। ए भाई तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर इसको 26 लाख रुपया आखिर क्यों दिया, तो 26 लाख छोटका इसलिए दिया, आप याद कीजिए, आप सोचिए, अगर जो कोई कहे, अभी तुम्हारे मन में आ रहा होगा, क्या मन में आ रहा होगा कि हम कहीं से अपने गांव में ठेला वाले से या कहीं पे तुम जहां रह रहे हो, क्या लगता है अगर तुम जाके कहोगे कि तुमसे हम सभी ठेला वाला को चाहे दुकान वाले को कहोगे कि प्रत्येक दिन हम तुमसे 5 रुपया लेंगे, क्या लगता है कोई देगा, कोई देगा, नहीं देगा। यही प्रधानमंत्री आपको बोल दिया जाए कि हर एक घर से किसी को बहाल कर दे कि जितने भी भारत में देश घर हैं, जितने भी नागरिक हैं, सभी लोग इतना रुपया दोगे, तो क्या लगता है अगर जो आपके घर में जाएगा और कहेगा कि 5 रुपया देने की बात आया है तो देना पड़ेगा आपको। तो भाई वही बात है, ईस्ट इंडिया कंपनी कोई जान नहीं रहा था, जान रहा है किसे, तो मुगल बादशाह को। कैसे जान रहा भाई, मुगल बादशाह को सब कोई जान रहा है। इसीलिए यह बोला क्योंकि 200 बरस, कितना बरस भाई, 200 बरस, 1526 ईस्वी से लेकर के 1707 ईस्वी तक भाई किसका शासन चल रहा है जी, तो अंग्रेजों का। 1764 सॉरी, किसका, तो किसका, मुगल बादशाह का। तो मुगल बादशाह को सबको यहाँ जान रहा है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है ना। तो भाई आज हम यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सबों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर कर दें, और कल का क्लास एकदम ना भूलें, क्योंकि हम कल जो है मैसूर ख़त्म करेंगे। मैसूर के बाद फिर आ जाएगा मराठा, मराठा के बाद हम सब सिख में आ जाएंगे। सिख के करते हुए फिर से हम क्या करेंगे, पंजाब को जीतेगा, और पंजाब जीतने के बाद हम सब क्या हो जाएगा जी, क्रांति विद्रोह पे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। तो आज तक क्लास हम यहीं रहते हैं, कल हम विशेष फिर देखेंगे। चलिए बाय बाय।